नमस्कार साथियों, टी4 टीचर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी, इससे संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और यह इस टॉपिक का पहला पार्ट है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करिए और इसी प्रकार के नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 आपके सामने है। निम्नलिखित में से किस धातु की ऊष्मीय चालकता सबसे अधिक है? किस धातु की ऊष्मीय चालकता सबसे अधिक होती है? तो आपको याद रखना है, जो चांदी धातु है इसकी ऊष्मीय चालकता सबसे अधिक होती है। पहले प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो विकल्प डी सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है? हमें यहाँ पर बताना है कि अधिक जलन जो होती है वो किससे पैदा होती है। पहला विकल्प है उबलता हुआ पानी, बी है भाप, सी है गर्म पानी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा ऐसा विकल्प है जिससे सबसे अधिक जलन पैदा होगी? तो यहाँ पर भाप जो होगा ये इससे सबसे अधिक जलन पैदा होती है। बी जो ऑप्शन रहेगा वो हमारा सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 दे रखा है, निम्न में से किसमें संवहन होता है? आपको याद रखना है संवहन किसमें होता है। तो संवहन केवल द्रवों और गैसों में होता है। यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो विकल्प बी करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 दे रखा है, थर्म किसकी इकाई है? तो आपको याद रखना है थर्म जो होती है यह किसकी इकाई है? यह ऊष्मा की इकाई है। सही जवाब हमारा विकल्प सी रहेगा। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 है, बर्फ को बुरादा में पैक किया जाता है, इसका कारण क्या है कि बर्फ को बुरादा में पैक किया जाता है? तो इसका कारण आपको बताना है कि बुरादा जो होता है यह ऊष्मा का कुचालक होता है, इस कारण से बर्फ को बुरादा में पैक किया जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब विकल्प डी के साथ रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग क्यों किया जाता है? तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग करने का कारण क्या है? तो इसका कारण सीधा सा है कि इसकी विशिष्ट ऊष्मा जो होती है वो अधिक होती है, इस कारण से इसका प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी रहेगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 7 की ओर। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है? कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह हो, तो जब वह काला और खुरदुरा होगा तब ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करेगा। राइट आंसर इस प्रश्न का विकल्प ए रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने है प्रश्न संख्या 8। रासायनिक अभिक्रिया की ऊष्मा किस पर निर्भर नहीं करती है? प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर प्रश्न दे रखा है रासायनिक अभिक्रिया की ऊष्मा किस पर निर्भर नहीं करती है? तो उस पद पर निर्भर नहीं करती है जिससे अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता है। राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन बी रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। शीतकाल में हेडपंप का पानी गर्म होता है। आपने देखा होगा कि सर्दियों के समय जो हेडपंप का पानी आता है वो गर्म आता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण यह है कि पृथ्वी के भीतर जो तापमान होता है वो वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, इस कारण से सर्दियों में हेडपंप का जो पानी आता है वो गर्म आता है। राइट आंसर इस प्रश्न संख्या 9 का ऑप्शन बी रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करती है? दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करती है? तो अपने अपने तापमान पर निर्भर करती है। सही जवाब इस प्रश्न का ऑप्शन सी रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। वातावरण के अंदर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहा जाता है? वातावरण के अंदर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहा जाता है? तो याद रखिए इसको अभिवहन कहा जाएगा। ऑप्शन ए जो रहेगा वो हमारा सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। प्रश्न क्रमांक 12 दे रखा है, उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप से जलना अधिक कष्टदायक होता है। उबलते हुए जल से जलना उसकी तुलना में भाप से जो जलते हैं उसमें अधिक कष्ट होता है। तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण ये होता है कि भाप में जो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है वो अधिक होती है, इस कारण से ज्यादा कष्ट होता है। प्रश्न 12 का सही उत्तर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न आपके सामने है प्रश्न संख्या 13। निम्नलिखित द्रवों में से कौन से द्रव का वाष्पन सबसे अधिक तीव्रता से होता है?
किस द्रव का वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है? तो एल्कोहल का जो वाष्पन होगा वो तीव्रता से होता है। डी विकल्प यहाँ पर सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 14, गैस फ्लेम के सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं? गैस फ्लेम के सबसे गर्म भाग को क्या कहा जाता है? तो याद रखिए इसको नॉन ल्यूमिनस जोन कहा जाएगा। विकल्प ए इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने है प्रश्न संख्या 15। प्रश्न क्रमांक 15 देखिए, इसमें दे रखा है धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगाए जाते हैं? धातु की जो तपेली होती है उसमें लकड़ी के हैंडल क्यों लगाए जाते हैं? तो इसका कारण यह है कि लकड़ी जो होती है वो ऊष्मा की कुचालक होती है। यहाँ पर सही जवाब जो होगा इस प्रश्न का ऑप्शन ए रहेगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 16 की ओर। प्लांक नियतांक की इकाई पूछी जा रही है, तो आपको याद रखना है प्लांक नियतांक की जो इकाई होती है जूल सेकेंड होती है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17। शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीजें हमें अधिक गर्म क्यों रख सकती है? शीतकाल मतलब सर्दी के समय में एक मोटा कपड़ा पहनने की बजाय यदि हम दो पतले कपड़े पहनेंगे तो अधिक गर्म रखेंगे हमको। इसका कारण क्या होता है? तो ये कारण यहाँ पर ऑप्शन सी में दे रखा है कि दो कमीजों के बीच वायु की जो परत होती है वो रोधी माध्यम के रूप में कार्य करती है, इस कारण से हमको गर्म लगता है। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने है प्रश्न संख्या 18। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? तो विकिरण के द्वारा पहुंचती है। राइट आंसर इस प्रश्न संख्या 18 का ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। प्रश्न संख्या 19 है। प्रश्न क्रमांक 19 दे रखा है ऊष्मीय विकिरण का अमान्य लक्षण यह है कि वह यात्रा करती है। ऊष्मीय विकिरण का अमान्य लक्षण यह है कि वह यात्रा करती है, तो वह प्रकाश की गति के साथ यात्रा करती है। सही जवाब हमारा ऑप्शन सी रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 में हमें बताना है कि निम्नलिखित में ऊष्मा का अच्छा चालक लेकिन विद्युत का खराब चालक, ऊष्मा का अच्छा चालक लेकिन विद्युत का खराब चालक कौन सा है? तो याद रखिए अभ्रक जो है यह ऊष्मा का अच्छा चालक है लेकिन विद्युत का खराब चालक है। ऑप्शन ए प्रश्न संख्या 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है? पृथ्वी के संबंध में यहाँ पर चार विकल्प दे रखे हैं, कौन सा विकल्प सही है? तो यहाँ पर पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है? तो ऊष्मा की खराब अवशोषक और खराब विकिरक है। विकल्प डी हमारा सही उत्तर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22। निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? तो यहाँ पर विकल्प डी जल इसका सही उत्तर ऑप्शन डी रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 दे रखा है जब किसी कांच के गिलास पर गर्म पानी का छिड़काव किया जाता है तो वह टूट जाता है। जब किसी कांच के गिलास पर गर्म पानी का छिड़काव किया जाता है तो वह टूट जाता है। इसका कारण क्या है? तो गिलास अचानक से क्या हो जाता है? संकुचित हो जाता है, जिसके कारण से वह टूट जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो रहेगा वो विकल्प बी सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। निम्नलिखित में से किस विधि में ऊष्मा का संचार उच्च ताप की वस्तु से निम्न ताप की वस्तु तक अणुओं के वास्तविक संचार के कारण से होता है? तो यह किस विधि में होता है? तो यह संवहन विधि में होता है। विकल्प बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 25 बहुत ही सिंपल प्रश्न है। निम्नलिखित में से ऊष्मा का कुचालक आपसे पूछा जा रहा है, तो ऊष्मा का कुचालक कौन होगा? लकड़ी हो जाएगा। विकल्प बी यहाँ पर सही उत्तर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिए, अपने सभी साथियों तक शेयर कर दीजिए। प्रश्न संख्या 26 में आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस युक्ति को विकिरण ऊष्मा का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो इसमें प्रयुक्त किस विधि का युक्ति का करते हैं? तो ताप विद्युत पुंज का इसमें प्रयोग किया जाता है। विकल्प डी जो रहेगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि ऊष्मा स्थानांतरण की विधि है? यहाँ पर आपको कौन सी विधि ऐसी है जो ऊष्मा स्थानांतरण की विधि है? तो विकल्प ए संवहन विधि जो है यह ऊष्मा स्थानांतरण की विधि है। विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 है, काले वस्त्रों की तुलना में सफेद वस्त्र हमें अधिक शीतल क्यों रखते हैं? काले वस्त्रों की तुलना में सफेद वस्त्र जो होते हैं वो हमें अधिक शीतल क्यों रखते हैं? तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण ये है कि अपने पास पहुंचने वाले सभी प्रकाश को वो क्या कर देते हैं? परावर्तित कर देते हैं। कौन से वस्त्र? सफेद वस्त्र। इसलिए हमको क्या लगता है? शीतल, ठंडा लगता है। विकल्प बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न संख्या 29। प्लांक के नियतांक में किसकी विमाएं होती है? प्लांक के नियतांक में किसकी विमाएं होती है? तो कोणीय गति की विमाएं होती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 30 की ओर। प्रश्न संख्या 30 है, जब मोटे कांच के गिलास में गर्म पानी डाला जाता है तो गिलास चटक जाता है। जब मोटे कांच के गिलास में गर्म पानी डालेंगे तो गिलास क्या हो जाएगा? टूट जाएगा या चटक जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गिलास जो होता है वो ऊष्मा का कुचालक है, इसलिए इसकी भीतरी सतह का क्या हो जाता है? विस्तार हो जाता है, जिसके कारण से गिलास टूट जाता है या चटक जाता है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 31 आपके सामने है, निम्नलिखित में से ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किससे संबंधित है? तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जो है यह किससे संबंधित रहेगा? ऊर्जा संरक्षण के नियम से संबंधित रहेगा। विकल्प ए इसका सही उत्तर रहेगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 32 की ओर। प्रश्न संख्या 32 है, एक श्वेत और चिकनी सतह कैसी होती है? एक श्वेत और चिकनी सतह कैसी होती है? तो यह ऊष्मा की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक होती है। विकल्प बी यहाँ पर सही उत्तर रहेगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 33 की ओर। प्रश्न संख्या 33 काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर एक समान होता है, तो इसका राइट आंसर कौन सा ऑप्शन रहेगा? तो वह तापमान कौन सा है जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर एक समान होता है? तो यह -40 डिग्री जो है, ऑप्शन सी आपका सही जवाब रहेगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 34 की ओर। रेफ्रिजरेटर में शीतलन यंत्र कहाँ होना चाहिए? रेफ्रिजरेटर में शीतलन यंत्र कहाँ होना चाहिए? तो शीर्ष भाग पर होना चाहिए, शीर्ष पर होना चाहिए। ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35। काले पिंड किस तरह के विकिरण को अवशोषित कर सकते हैं? काले पिंड किस तरह के विकिरण को अवशोषित कर सकते हैं? तो याद रखिए, काले पिंड जो होते हैं वो सभी प्रकार के तरंगदैर्घ्य वाले विकिरण को अवशोषित कर सकते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो विकल्प डी की ओर रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न संख्या 36। प्रश्न संख्या 36 में आपको बताना है कि खाना बनाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? खाना बनाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? तो उसका कारण यह है कि काली सतह जो होती है वो ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है, इस कारण से वो नीचे का भाग काला होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब रहेगा। प्रश्न संख्या 37 देखिए, दूर से चमकते पिंड के तापमान को किस यंत्र से निर्धारित करते हैं? दूर से चमकते पिंड के तापमान को किस यंत्र से निर्धारित करते हैं? तो इसका राइट आंसर पायरोमीटर हो जाएगा। यहाँ पर 37 प्रश्न नंबर का ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने 38 नंबर। बहुत उच्च ताप को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? बहुत उच्च ताप को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपको याद रखना है, थर्मो इलेक्ट्रिक पायरोमीटर का इसमें प्रयोग किया जाएगा। विकल्प बी यहाँ पर सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39। प्रश्न संख्या 39 में हमें बताना है कि रेफ्रिजरेटर में शीतलन किस प्रकार होता है? रेफ्रिजरेटर में शीतलन किस प्रकार से होता है? तो संपीड़ित गैस के त्वरित प्रसार के द्वारा उसमें शीतलन होता है। सही जवाब हमारा ऑप्शन बी रहेगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 40 की ओर। प्रश्न संख्या 40 दे रखा है, साइकिल के टायर का अचानक से फट जाना क्या दर्शाता है? तो साइकिल के टायर का अचानक से फट जाना यह कौन सी प्रक्रिया है? तो एडियाबेटिक प्रक्रिया है। विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 41 की ओर। प्रश्न संख्या 41 आपके सामने है। इसमें दे रखा है, कृष्णिका विकिरण उच्चतम अवस्था तक पहुंचने पर
तरंगदैर्घ्य कैसी होती है? क्या है प्रश्न? कृष्णिका विकिरण उच्चतम अवस्था तक पहुंचने पर तरंगदैर्घ्य कैसी होती है? तो इसमें याद रखना है तापमान घटने पर यह क्या हो जाती है? घट जाती है। इस प्रश्न संख्या 41 का जो सही जवाब होगा वो विकल्प बी हमारा बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42। एक वास्तविक गैस आदर्श गैस के रूप में कार्य करती है। एक वास्तविक गैस आदर्श गैस के रूप में कार्य करती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्न दाब और उच्च ताप पर यह आदर्श गैस के रूप में कार्य करती है। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 43 है। प्रश्न संख्या 43 में हमको बताना है कि जब द्रव और वातावरण के बीच का तापांतरण दुगुना कर दिया जाता है तब ऊष्मा के ह्रास की दर होगी। जब द्रव और वातावरण के बीच में जो ताप का अंतर है उसको क्या कर दिया जाए? दुगुना कर दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में ऊष्मा के ह्रास की दर क्या होगी? तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? दुगुनी हो जाएगी। ऑप्शन सी यहाँ पर इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या 44। जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति सीसी है, यह बिल्कुल सही है। आपको यह प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जल का जो घनत्व होता है वो किस तापमान पर अधिकतम होता है? तो आपको याद रखना है कि जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। तो इस प्रश्न संख्या 44 का जो करेक्ट आंसर होगा वो 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब रहेगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 45 की ओर। प्रश्न संख्या 45 आपके सामने है। किसी द्रव का तापमान फ़ारेनहाइट पैमाने पर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है, सेल्सियस पैमाने पर उसका तापमान कितना होगा? कोई द्रव है, उसका तापमान फ़ारेनहाइट पैमाने पर कितना दे रखा है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट दे रखा है। तो आपको पूछा जा रहा है कि सेल्सियस पैमाने पर उसका तापमान कितने डिग्री होगा? तो आपको याद रखना है उसका तापमान सेल्सियस में कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस होगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46। इसमें आपको दे रखा है निम्नतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? आपको बताना है कि निम्नतम तापमान, सबसे छोटा जो निम्नतम तापमान होता है वो किसके द्वारा मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एल्कोहल थर्मामीटर। ये इसको थ कर लीजिए। एल्कोहल थर्मामीटर के द्वारा निम्नतम तापमान को मापा जाता है। ऑप्शन ए जो रहेगा वो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या 47। प्रश्न संख्या 47 है तापमान व्युत्क्रम क्या है? तो तापमान व्युत्क्रम क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋणात्मक ह्रास दर जो होगा वो तापमान व्युत्क्रम कहलाएगा। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है प्रश्न संख्या 48। किस ताप को परम शून्य ताप कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी बार पूछा गया प्रश्न है। किस ताप को परम शून्य ताप कहते हैं? तो जिस ताप पर आणविक गति रुक जाती है उसको क्या कहा जाता है? परम शून्य ताप कहते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब जो रहेगा वो विकल्प ए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 49 आपके सामने है। प्रश्न संख्या 49 दे रखा है गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज्यादा संवेदी होते हैं। इसका कारण क्या है कि गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज्यादा संवेदी क्यों होते हैं? तो इसका कारण जो है प्रसार गुणांक इसका अधिक होता है, इस कारण से ये ज्यादा संवेदी होते हैं। विकल्प ए हमारे इस प्रश्न संख्या 49 का करेक्ट आंसर रहेगा। और आज के इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 50। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग निम्न ताप को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो आपको याद रखना है कि निम्न ताप को उत्पन्न करने के लिए किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो एडियाबेटिक डिमेंटिमेशन प्रक्रिया का इसमें उपयोग किया जाता है। इस प्रश्न संख्या 50 का ऑप्शन डी जो रहेगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से साथियों आज के इस वीडियो में हमने ऊष्मा तथा ऊष्मागतिकी से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज के इस वीडियो में कवर किया। उम्मीद करता हूँ ये 50 प्रश्न आपको अच्छे समझ में आए होंगे। यदि वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, अपने सभी दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और इसी प्रकार के नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए ताकि नए वीडियो आपको मिल सके। यदि आप इन प्रश्नों की PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर 8827302459 पर ₹5 भेजकर इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं।
आपने इस वीडियो को पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।